चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में जो बातें हुई थी उससे आगे चलो यहाँ से आप पहला वर्ड लिखेंगे जिसका नाम क्या है, वर्बल। देखो वर्बल मतलब होता है शाब्दिक, शाब्दिक मतलब रिलेटिंग टू वर्ड्स, शब्द से संबंधित जो बातें होगा उसको क्या कहोगे, वर्बल। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे कोई आपको वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब शब्दों से भरा क्वेश्चन। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ऐसे देखोगे एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। वर्बल मतलब क्या समझोगे, लिखित देगा, शब्दों से देगा, उसको सॉल्व करके दिखाना। वो एक होता है ओरल क्वेश्चन, नॉन वर्बल उसे कहते हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन देगा जवाब दे दोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एक होता है वर्बल, वर्बल मतलब जब तक शब्द से ना लिखे तब तक वो क्वेश्चन का जवाब देना मुश्किल होता है, टफ होता है। समझ पा रहे? इम्पॉसिबल तो नहीं होता, पॉसिबल ही होता है, लेकिन हाँ थोड़ा टफ हो जाता है, उसको क्या कहोगे, वर्बल। वर्बल रीजनिंग होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या समझोगे, वो जो शब्दों से सॉल्व किया जाए, बिना क्वेश्चन लिखे हुए आपको समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन, तो उसको क्या कहोगे, वर्बल। अब देखो दूसरा है वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है शब्दों से भरा। जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत शब्द का भंडार होता है, उस पर्सन को आप क्या कहोगे, वर्बोज कहोगे, ठीक है ना। तो उसको कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, मतलब जितना भी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उन्होंने कंटेन कर अपने पास रखा है, तो उसको क्या कहोगे, वर्बोज कहोगे। एक होता है ऑरल। देखो एक वर्ड आपको बताए थे ऑरल, ऑरल मतलब क्या बताए थे, कान से संबंधित। एक था ओरल, याद करो ओरल का मतलब क्या समझा, ये इक्वल नहीं है और दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा फ़र्क है। ये होता है ऑरल, एक होता है ओरल, याद रखना। ओरल ऑरल फ़र्क है थोड़ों में, ठीक है ना। ऑरल ये ध्यान देना, ऐसा लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ओरल मतलब मौखिक होता है, जो मतलब सब इससे कहो, आपने ज़बान से कहो, स्पोकन होता वो। एक होता है वर्बिएज। वर्बिएज का मतलब क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा शब्द भरा जिससे अर्थ समझना कठिन हो जाए। इतना कभी कभी इंसान शब्द ही बोल जाता है कि मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लाना कि कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसको क्या कहोगे आप, वर्बिएज कहोगे। यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स, मतलब कई सारा यूज़ कर देना वर्ड्स का, ड्यू टू विच इट बिकम्स, जिसकी वजह से इट बिकम्स मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट फॉर वन मतलब यहाँ पे कोई पर्सन की बात है, वन टू अंडरस्टैंड द स्पीच और आर्टिकल, जो स्पीच उन्होंने कहा उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसे आप क्या कहोगे, वर्बिएज कहोगे। इतना सारा शब्द ला के दे दिया कि कंफ्यूज हो गया कि कहना क्या चाह रहा है। होता है कि नहीं होता, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जैसे एक होता है वर्चुअस। वर्चुअस मतलब होता है नैतिक रूप से अच्छा, ठीक है ना, जिसको आप नेक कहते हो, उसको क्या कहते हैं, वर्चुअस। हैविंग गुड मॉरल क्वालिटीज़, उसके अंदर जैसी क्वालिटीज़ बहुत बेहतर होती है, उसको आप क्या कहोगे, वर्चुअस। आप अपने पेरेंट्स को ये वर्ड बोल सकते हो, यू आर वर्चुअस। वर्चुअस मतलब क्या समझोगे, नेक साला। नेक साला का मतलब क्या होता, साला अलग है, एक साले होता है जिसको आप क्या कहो, क्वालिटी, जिसको अच्छाई कहते हैं, ठीक है ना। एक वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल मतलब आभासी। आपने बताओ फिजिक्स में पढ़ा होगा, वर्चुअल इमेज पढ़ा होगा, रियल इमेज पढ़ा है, ये सब हाँ पढ़ा है ना। तो वही होता है इन इफेक्ट, या क्या कहोगे, टू नॉट इन फैक्ट, वो जो मतलब रियल में नहीं रहा, तो उसको क्या कहोगे आप, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वर्चुअल आभासी कहते हैं। वाइल मतलब होता है नीच, इमोरल। इमोरल मतलब एक वर्ड बताए थे आपको, हैं, एक होता है अमोरल, एक होता है इमोरल, है ना। इमोरल मतलब अनैतिक, जिसको मतलब सेंस तो है, समझदारी है कि क्या करना चाहिए लेकिन करता नहीं है, उसको क्या कहोगे आप, उस टाइप का वाइल इंसान। एक और होता है WILE। वाइल का मतलब क्या समझोगे, युक्ति, जिसको आप ट्रिक्स कहते हो। कहीं ऐसा चालबाज होता है ना, अपना ट्रिक चलता है, उसको क्या कहो आप, वाइल कहोगे, युक्ति कहोगे। एक और होता है वेल। वेल का मतलब क्या समझोगे, घाटी, जिसको आप वैली कहते हो। कई जगह पे जाओगे, घाट उटी घूमने के लिए जाते हो पहाड़ के स्थल में, देखो टॉप लेवल से दिखता है ना, उसको कहेंगे आप वैली। एक और होता है, इसको व्हील पढ़ते हैं, नकाब या घूंघट कहते हो आप, पर्दा जिसको आप कहते हो। और कई लोग देखोगे लगाते भी है नकाब या घूंघट, कवर करके आते हैं, कवर ऑफ फेस, फेस को ढक लेना ही, चेहरे को छुपा लेना ही क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है। एक और होता है वेल। वेल मतलब होता है रोना, विलाप करना, जिसको आप वीप कहते हो। देखो ये वीप का मतलब होता है रोना। एक और होता है CRY, क्राई मतलब चिल्लाना। इसका मतलब होता है वीप का मतलब रोना जिसमें आवाज़ ना हो, बस आंसू गिर जाए बहुत है। एक होता है क्राई, जिसमें आवाज़ के साथ धाड़ मार के रोते हो। जैसे देखो रुखसती के टाइम में देखना, कभी भी अगर आंसू नहीं भी आ रहा, दिल में एकदम खुशी है कि अब क्या शादी हो गया, लेकिन कभी देखोगे धाड़ मार के अंदर, क्योंकि घूंघट में कोई तो देखता है नहीं कि मतलब आंसू गिर रहा कि नहीं रो रहा, आवाज़ आ गया तो हाँ रो रही है, होता ना। देखो कई ज़बरदस्ती भी रोना पड़ता है कि सोसाइटी कहेगा क्या हमको, होता है कि नहीं होता। वो कभी खुशी होता है कि चलो नहीं रोना है, लेकिन कितने लोग चोटी कटा के रो नहीं रहे। रुखसती के टाइम में देखना, आज दूल्हा बहुत हंसता है, ऐसा देखा है। ऐसा क्यों होता है, हंसते हुए क्यों नहीं जाते, रोते हुए क्यों जाते, देखा होगा कि नहीं याद आएगा, याद क्या आते, तुरंत तो वापस आ जाते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो भी हो, हाँ अच्छा परंपरा है, ट्रेडिशनल चले, अच्छा ठीक है। वीप का मतलब क्या समझोगे,
जिसमें आंसू गिरता हो बस आवाज़ नहीं आती हो। एक देखो WAIL, वेल का मतलब होता है जिसमें आपका क्या छुपा हो, एहसास, दर्द छुपा हो। किसी के मैयत पे रोना, मैयत मतलब समझो, किसी के डेथ पे रोने के लिए आप क्या लगाते हो, वेल लगाते हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? वहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे वेल यूज़ होता है बताओ? ये रोने का केस जहाँ पे गम की बातें हो जाती है वहाँ पे लगाते हो वेल, रोना। वीप का मतलब जनरली होता है जिसमें थोड़ा बहुत एहसास होता है, उस एहसास में आप रो लेते हो, जिसमें आंसू गिरता है लेकिन आवाज़ें नहीं होती। एक और होता है क्राई, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, रोना, लेकिन आवाज़ मार के एकदम पड़ोसी भी जुट जाए कि हुआ क्या। अच्छा देखे हो कभी गुतनी गुतनी में लड़ाई हो जाए, एक गुतनी हो जाती है तैयार कि अच्छा इतना मतलब कस के रोएंगे कि पूरा मोहल्ला मेरे गम को देखने आ जाए, तो उसको क्या कह देना कि क्राई कर रही है। एक होता है वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, जिसको आप क्या कहो, प्रोफेशनल लाइफ में आप जाओगे तो व्यवसाय होता है जिसको आप क्या कहोगे, प्रोफेशन। जैसे आप देखो कहीं ऐसी डिग्री होती है जो वोकेशनल टाइप की होती है। वोकेशनल मतलब समझे, जिसमें आप प्रोफेशनल टाइप से जुड़ते हो, एक प्रोफेशन पकड़ते हो। वोकेशनल डिग्री आप देखो कई जगह पे होता है। एक होता है जनरल डिग्री ले लेना, BA MA कर लेना, हो सकता है आप BSc कर लिए, जनरल है। एक होता है वोकेशनल कोर्स किए, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह के, एक प्रोफेशनल हो गया आपका, समझे, मेडिकल कोर्स कर लिए या BCA MCA ये सब ट्रेड चलता है कि नहीं चलता, उसको आप क्या कहोगे, जिससे आप जॉब मिलने का एक मतलब क्या हो जाता है, सुविधा हो जाता है। इसमें एक प्रोफेशन आप चुन लेते हो कि मुझे ये काम करना आगे चल के, तो उसको क्या कहोगे, वोकेशन। वोकेशन मतलब व्यवसाय टाइप का, प्रोफेशन टाइप को, इससे ही वर्ड निकलता है जिसका नाम हो वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स का मतलब क्या समझोगे, जैसे आप ITI वगैरह कर लेते हो, करते कि नहीं करते, या BCA MCA वगैरह करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, मेडिकल, या फिर बहुत सारे लैब टेक्नीशियन करते हैं मेडिकल फील्ड में, उसको आप क्या कहोगे, सब वोकेशनल कोर्स है जो प्रोफेशनली आता है। एक होता है वेकेशन, वेकेशन का मतलब होता है अवकाश, जिसको आप हॉलीडेज़ कहते हैं, छुट्टी जिसको कहते हैं। समझ पा कि नहीं पा रहे? एक होता है वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, प्रहार, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, खून खराबा हो, जिसमें आप फोर्स हो, ज़बरदस्ती हो के करना ही है। समझ पा कि नहीं पा रहे? ज़बरदस्ती वाला केस हो जाता है जहाँ पे वायलेंस हो जाता है। एक होता है वायलेशन, वायलेशन का मतलब होता है नियम का अवहेलना करना, नियम का उल्लंघन करना। जैसे मालूम चला आपको रूल रेगुलेशन बना दिया गया, उसको आप नहीं मान रहे, तो उसको क्या कहेंगे, वायलेशन आप कर रहे। वायलेशन मतलब आप नियम के खिलाफ जा रहे, नियम के अगेंस्ट कर रहे हैं। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या समझोगे आप, किसी के अगेंस्ट चले जाना, लॉ के अगेंस्ट, जो भी कानून बना उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। एक देखो यहाँ से चलते फिलहाल, आज जो भी आपका कन्फ्यूजिंग वर्ब पेयर ख़त्म। एक होता है विदर, विदर का मतलब होता है मुरझा जाना, जिसको आप फेड कहते हो। जैसे कई फूल को देखो खिला हुआ है ना, और उसको ऑटोमेटिक मुरझा जाता है, फेड हो जाता है, इसको क्या कहोगे, विदर हो जाता है, ठीक है ना। एक और होता है विदर, ये मतलब विदर का मतलब क्या समझोगे, वेयर। ओल्ड इंग्लिश में जब आप कभी पोएम पढ़ोगे तो हमेशा जितना ओल्ड इंग्लिश आया सब जगह वेयर ना लिखकर आप विदर लिखा हुआ मिलेगा आपको। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसका मतलब क्या समझोगे, देखो स्पेलिंग में चेंजेस है, स्पेलिंग में WHI है तो समझ जाना वेयर से याद रखना, ठीक है ना। और WH हट जाए तो विदर मुरझा जाने के केस में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो वही बात है, नहीं तो आप ऐसे याद रखना है, WH आ गया तो WH मतलब वेयर वाला केस, WH हट गया, H हट गया तो समझ जाना कौन वाला केस होगा, फेड वाला केस है। अब देखिए यहाँ पे एक होता है वेदर, वेदर मतलब होता है मौसम, एटमॉस्फेरिक या कंडीशन, जिसको आप शॉर्ट पीरियड के लिए कहते हो, मतलब थोड़े समय के लिए जब मौसम बनता है, देखो ना, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं। शॉर्ट पीरियड, एटमॉस्फेरिक होता है कंडीशन, जिसको आप क्या कहो, शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। पीरियड मतलब क्या समझो, थोड़े मतलब अंतराल के लिए कोई समय का आना, उसको क्या कहोगे आप, वेदर कहोगे, ठीक है ना। एक और होता है क्लाइमेट, इसी से मिलता है। क्लाइमेट का मतलब होता है परमानेंट, किसी मौसम का बने रहना, वहाँ की जलवायु की बात होती है। समझ पा कि नहीं पा रहे? ठीक है ना, मौसम बदलते रहता है, क्लाइमेट बदलता नहीं है। समझ पा कि नहीं पा रहे? वो जलवायु वैसे ही रहती है। एक चलो ये बात है वेदर, वेदर का मतलब होता है या वाला केस, चाहे वाला बोलते हो ना, चाहे जो भी हो जाए, तो वेदर वाला केस वहाँ लगाते हैं। आगे जब हम लोग कंजंक्शन का जब पेयर पढ़ेंगे एक सब वहाँ जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो इस बात का जिक्र होगा। फिलहाल इसका मतलब होगा चाहे या वाला केस, या तो मैं ये करूँगा या तो वो, वेदर यू विल डू, या और वो वाला केस होता है कंजंक्शन के केस में लगाएंगे, और वेदर के बाद हमेशा क्या लगाओगे, और का केस। यहाँ पे आओगे वेव, वेव का मतलब होता है लहर, जिसको आप, या दूसरा अगर नॉन के टाइप का लोगे तो इसका लहर होगा, लेकिन वर्ब के टाइप का लोगे तो इसका मतलब होता है लहराना। समझ पा कि नहीं पा रहे? देखो आप झंडे को लहराते हैं, होता है कि नहीं होता, वेविंग करते हैं ना, हाँ, झंडे हिला के, तो उसको क्या कहोगे आप, वेव कहोगे। लहर का मतलब या लहराना, एक वर्ड आएगा वर्ब के रूप में तो इसको क्या कहोगे, लहराना। अगर सिर्फ लहर ले रहे हो तो आप क्या कहोगे, नॉन के केस में लेना। रेज्ड मास ऑफ वाटर इन क्या कहोगे, सी, या मूव कर जाना। देखोगे जब भी समुद्र में बहुत लहर आ जाता है, देखोगे, जिसको आप कभी कभी सुनामी का नाम दे देते हो कि नहीं देते, उस टाइप के आप वेव को, लहर को आप क्या कहोगे, वेव कहोगे। और या कह सकते हो मूव होना, मूव मतलब हट जाना, आगे निकल जाना, या लहराते हुए आगे बढ़ना।
इसको एक और वर्ड होता है जिसका मतलब भी होता है वेव, त्याग देना, जिसको आप गिव अप कहते हो, है ना, गिव अप कहते हो या फिर क्या कहोगे, सरेंडर कहते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसका मतलब क्या होता है, वेव का मतलब। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर हो गई। एक बार और फिर वर्बल मतलब बताओ, शाब्दिक होता है, रिलेटिंग टू वर्ड्स। वर्बोस का मतलब होता है शब्दों से भरा। ओरल मतलब होता है मौखिक। वर्बिएज का मतलब बताइए। वर्बिएज का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शब्द भरा, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ कि कहना क्या चाह रहे हैं। और वर्चुअस का मतलब होता है नेक। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, जो नॉट रियल कह सकते हो। वाइल का मतलब होता है नीच, इमोरल। वाइल का मतलब होता है युक्ति, ट्रिक्स। वेल का मतलब होता है घाटी, जिसको आप गलियाँ या पहाड़ की राहें कह सकते हो। वेल का मतलब क्या समझोगे, नकाब या घूंघट। एक और होता है WAIL। वेल का मतलब क्या समझोगे, रोना। लेकिन इस रोने में फ़र्क है, ये कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे आप सच में गम की मतलब होता है ना, घुटन महसूस कर रहे हो, किसी के जाने के गम में आप रोना, उसके लिए आता है। कभी कभी यूज़ होता है जैसे मतलब रुखसती होता है ना कभी, तो उसके लिए भी कभी कभी कह देते हैं कि उनके लिए आप वेल कर रहे हैं। इसमें एक वर्ड आता है लेमेंट। लेमेंट का मतलब भी वो तो LAMENT लिखते हैं। लेमेंट का मतलब भी क्या समझोगे आप, रोना। लेकिन काहे के लिए, जब आप किसी के पछतावे में रो रहे हैं, किसी के गम में रो रहे तब। वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय, प्रोफेशन। और बताओ, वेकेशन का मतलब अवकाश, हॉलीडेज। वायलेशन का मतलब क्या समझोगे, वायलेंस। वायलेंस का मतलब हिंसा, प्रहार, जिसमें आप फोर्स करते हो या फिर किसी का खून खराबा होता है उसमें। वायलेशन लिखा होता है। वायलेंस और वायलेशन में फ़र्क है। वायलेशन मतलब नियम के अवहेलना करना। नियम का मतलब क्या समझोगे, नियम के अगेंस्ट चलना, रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट जाना, उसको क्या कहोगे आप, वायलेशन कहेंगे। ठीक है ना। विदर का मतलब क्या समझोगे, फेड कर जाना, मुरझा जाना। विदर, विदर का मतलब क्या समझोगे, वेयर है। एक और है वेदर। वेदर मतलब क्या समझोगे, हाँ, मौसम। और वेदर का मतलब चाहे वाला केस है। और वेव का मतलब लहर। और वेव का मतलब क्या समझोगे, त्याग देना या गिव अप, छोड़ देना। ठीक है ना। अबेंडन या फोरसेक भी कह सकते हो, छोड़ देना, गिव अप कर देना। मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर हो गई। कल हम लोग क्या लिखवाए थे, वुड बेटर ना, या हैड बेटर, क्या लिखवाए थे बताओ, हैड बेटर लिखवा दें, वुड रादर लिखवाए थे। चलिए हेडिंग डालिए, यूज़ ऑफ वुड रादर। यूज़ ऑफ वुड रादर लिखोगे, इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड, it is used, it is used to, it is used to, it is used to show selection of desire, selection of desire, it is used to show selection of desire। इसमें भी चुनाव होता है आपके डिज़ायर का। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखिए, मैंने आपने ख्वाहिश का क्या करना, सिलेक्शन करना, चयन करना, चयन करना। ऐसे एक सेंटेंस लिखना, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन उसके साथ रहना नहीं। ऐसे सेंटेंस बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे बात नहीं, ये मत समझना। अभी ऐसा ऐसा सेंटेंस लिखवाऊंगा कि कहोगे हाँ सच में रियलिटी में होता भी है। मैं मरना पसंद करूंगी या करूंगा लेकिन उसके साथ रहना नहीं। करूंगी होगा तो समझ जाना कोई लड़की है, करूंगा तो समझ जाना कोई मेल पर्सन है, लड़का का बात। चलिए, है ना, क्या आपसे बन जाएगा? हाँ, मुझे उम्मीद है कि बना लेना। अगर नहीं बन पाएगा तो आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। कोशिश कीजिए ऐसा सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। और इसको आप किससे करोगे, वुड रादर से ही करोगे। बोलो, बना नहीं ना, बना बनाओगे तब ना, कोशिश करने में क्या जा रहा है। मैं मरना पसंद करूँगा या करूँगी लेकिन, है ना, उसके साथ रहना नहीं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, उस सेंटेंस को लिखने के बाद आपको क्या लग रहा है?
दो चीज़ों में, दो वर्ब में समझोगे आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। एक तरफ क्या है, रहना, और दूसरी तरफ क्या है, मर जाना। उसमें से वो मरना पसंद कर रहा है या कर रही है, और उसके साथ रहना नहीं पसंद करती है ना। चलिए, ऐसे मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन भीख मांगना नहीं, ऐसे कई लोग होते हैं, है ना। मैं मर जाऊँगा लेकिन उससे मिलना मुझे पसंद नहीं। ऐसा ही वाला सेंटेंस क्या इस पर आएगा, वुड रादर पे। चलो मैं पहले लिख लेता हूँ। वुड रादर का केस है, वुड रादर। ये भी एक फ्रेज़ है, जैसे आज हैड बेटर था ना, वैसे ही है। अब बताइए, पहले सेंटेंस ले लेता हूँ, उस पर आप ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है ना। बोलिए, सेंटेंस क्या लिखवाए थे? मैं मरना पसंद करूँगा, मैं मरना पसंद करूँगा। मैं मरना पसंद करूँगा, है ना। लेकिन क्या लगवाए थे? उसके साथ रहना नहीं। चलिए, जब भी आपका सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए आए, जैसे मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ दूसरा में, मैं मरना चाहूँगा या मरना पसंद करूँगा, मरना पसंद करूँगा, मरना पसंद करूँगा, लेकिन भीख मांगना नहीं। चलिए, जब भी ऐसा सेंटेंस हो समझ जाना, ट्रांसलेट कैसे करोगे, आई, उसके बाद आपको क्या लगा देना है, वुड रादर। जब भी आपका कंपैरिजन आए, दो वर्ब का सिलेक्शन है, एक है मरना पसंद करना, दूसरा है भीख मांगने का पसंद करना। उसमें से कौन सा ही प्रेफर कर रहा है आप? मरना। तो आप क्या लिखोगे, आई वुड रादर। यहाँ पे ये फ्रेज है, ये मॉडल की तरह काम करेगा। मैं मरना पसंद करूँगा, आई वुड रादर डाई। उसके बाद कंपैरिजन है तो हमेशा क्या लगाओगे, देन। उसके बाद क्या, देन। उसके बाद सीधा सीधा क्या लगाओगे, बिग। देखो कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पे है, आई यहाँ पे नहीं लगाओगे, एक ही पर्सन की बात है। वो ही बोल रहा है ना, मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन भीख मांगना नहीं। बस इतने ही से काम चल जाएगा। कॉमन सब्जेक्ट को आप एक ही बार लिखेंगे, समझ पा रहे। जैसे मैथमेटिक्स में बताओ 2x + 2y है, तो इसको आप कॉमन कैसे लेते थे, 2 कॉमन हो जाता था, x + y आप कैसे लिख जाते थे। वही बात यहाँ भी, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। मैथमेटिक्स में ऐसे पढ़ा था ना। और फिर गुना करोगे तो बताओ, इससे किससे करोगे, इससे से, तो बात बराबर ही हो जाएगा। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इक्वेशन। चलिए, तो वही बात यहाँ भी है। तो आप बताओ, ऊपर वाला बना लोगे, क्या लिखोगे आप, आई वुड रादर, आई वुड रादर डाई। यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, देन लगा के क्या लगाओगे, देन, हाँ, लिव विद हिम होगा, है ना, लिव विद हिम, ठीक है। अगर मालूम चला यहाँ पे कोई लड़की बोल रही है तो उसके लिए हिम लगाना, कोई लड़का अगर बोल रहा है फिर तो यहाँ पे क्या लगाना है, हर लगाना। अगर मालूम चल लड़का लड़का का केस है तो अब हिम ही लगाओगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। लड़की लड़की है तो फिर यहाँ पे हर लगाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई वुड रादर डाई, देन लगाना है, दैट नहीं, क्योंकि कंपैरिजन है ना दो वर्ब का, एक साथ रहना, दूसरे तरफ उसका मरना। चलिए, एक और सेंटेंस देंगे तो बन जाएगा इस पर। हाँ, ये मतलब मेन तौर पे आते हैं ट्रांसलेशन के बेस पे, ऐसे इस पे क्वेश्चन कम पूछता है। फिर भी एक सेंटेंस लिख लो तो लिखो, मैं यहाँ रहना पसंद करूँगी लेकिन वहाँ जाना नहीं। मैं यहाँ रहना पसंद करूँगी मैं यहाँ रहना पसंद करूँगा या करूँगी लेकिन वहाँ जाना नहीं। बन जाएगा। क्या बनाओगे, जल्दी बनाइए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। वुड रादर का यूज़ है ना। चलिए, क्या बनाएं, मैं यहाँ रहना पसंद करूँगा या करूँगी, तो आई वुड रादर लिखोगे, आई वुड रादर, उसके साथ क्या लगाओगे, लिव हेयर, देन गो देयर, है ना, देन गो देयर, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक और सेंटेंस लिखे तो हिंदी का, मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन उससे शादी करना नहीं। ऐसा कई लड़के लड़कियाँ ऑफ़र करते हैं ना, नहीं मैं जान दे दूँगा या जान दे दूँगी लेकिन उससे शादी नहीं करूँगी। ऐसे सेंटेंस बोलोगे फिर क्या बोलोगे, मैं मरना पसंद करूँगा या करूँगी लेकिन उससे शादी करना नहीं, है ना। जल्दी कर लो, ये तो बन जाएगा। आज के बाद पापा को जाके सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताना। पापा अगर समझ गए कि बस मैं भी क्लास किया हूँ तो सोच ले, वो समझ जाएंगे बोलना क्या चाह रही बेटी मेरी। या हो सकता है लिख के रखें, ट्रांसलेट गूगल में बोलें मेरी बेटी ने ऐसा क्या, हिंदी बताइए। अलग अलग चॉइस है, मॉडर्न ज़माना है। चलो हो गया, क्या बना होगा, मैं मरना पसंद करूँगी, है ना। आई वुड रादर, उसके बाद क्या लगाओगे, डाई, देन, है ना, मैरी हिम, या यहाँ पे ऐसा लगाओगे गेट मैरिड टू हिम, गेट मैरिड टू हिम। अगर कोई फीमेल होगी तो यहाँ पे हर लगा दीजिएगा, बस यही अंतर, और कुछ नहीं, दोनों सही है अपने जगह पे, ठीक है। आगे हम लोग जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो इस केस को पढ़ाएंगे। आई वुड रादर डाई देन मैरी हिम या गेट मैरिड टू हिम, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। तो आगे पढ़ाया जाए। अब हेडिंग डाली, यूज़ ऑफ शैल, शैल 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 और विल बाकी है ना। यूज़ ऑफ शैल, SHAIL हो गया है, नॉट पॉसिबल। आई डिड नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, शुड पढ़ाए होंगे, हो ही नहीं सकता। आप जाके देख लीजिए, रिकॉर्ड क्लास पूरा है पढ़ा हुआ। शुड पढ़ाए हैं, शैल नहीं पढ़ाए नहीं ना। हेडिंग डाली, यूज़ ऑफ शैल, यूज़ नंबर 1 लिखिए। देखो शैल का जो यूज़ करते हो आप, उपयोग करते हो, प्रयोग करते हो, तो कहाँ करते हो, पहले फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, एकदम जनरल वाली बातें हैं। लेकिन जनरल सेंटेंस, फ्यूचर को जो जनरल सेंटेंस होगा ना, और फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है शैल। पहला पॉइंट, फर्स्ट पर्सन के साथ होगा शैल का यूज़, लेकिन फ्यूचर का जनरल सेंटेंस को दिखाने के लिए आता है। उसमें कोई डिटर्मिनेशन, एकदम सिंपल बातें को दिखाने के लिए आता है कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एकदम सिंपल वाली बातें। फर्स्ट पर्सन के शैल का यूज़ करोगे, कोई डिटर्मिनेशन नहीं, कोई प्रॉमिस की बातें नहीं, एक जनरल बातें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये बातें प्रेडिक्शन में चली जाती है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया है, शैल का यूज़ किसके साथ करोगे, फर्स्ट पर्सन के साथ करोगे। तो लिखो, इट इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, it is used with first person it is used with first person it is used with first person with, उसमें फिर लिखो with general sentence of future, with जनरल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर के जनरल सेंटेंस के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज़ करोगे आप, शैल का यूज़ करोगे। इसमें कोई डिटर्मिनेशन, कोई स्ट्रॉन्ग वाली बातें नहीं आती, एक जनरल। जैसे अब देखो फर्स्ट पर्सन में आपने पढ़ा होगा, याद करो, आई पढ़े होंगे या वी पढ़े होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है, बोलिए पढ़े होंगे ना फर्स्ट पर्सन। अब देखो मैं कहूँ आई शैल गो देयर, इसका मतलब मैं वहाँ जाऊँगा। इसका मतलब मैंने 100% ट्रू बातें नहीं कहा कि जाऊंगा ही जाऊंगा। एक मतलब फॉर्मल टॉप पे जो होता है प्रॉमिस, यहाँ हो सकता है मैं आ जाऊँ, लेकिन एक 100% डिटर्मिनेशन शैल से नहीं दिखता फर्स्ट पर्सन के साथ। इसीलिए जनरल सेंटेंस फ्यूचर का होगा तो आई के साथ और वी के साथ शैल का यूज़ करोगे, सिर्फ फ्यूचर को दिखाने के लिए, वो भी जनरल सेंस चला जाता है। कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या आप इससे कभी भी प्रॉमिस की बातें नहीं आती फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। तो आई शैल गो देयर मतलब क्या समझोगे, वहाँ मैं वहाँ जाऊँगा, बस। क्या 100% श्योरिटी इन्होंने दिया, नहीं दिया, तो मैं वहाँ जाऊँगा, बस यही सेंस आ रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। जैसे आपको कोई बोल दे आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, इसका मतलब कहने वाला 100% कन्फर्म नहीं है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, जनरल सेंस में चला जाता है। तो मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा, ये मतलब है मदद करूँगा, ठीक है। चलिए
अब देखो आई के साथ क्या लगा दे कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात है, तो आगे चल के हम लोग विल के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसको जल्दी से आप कॉपी करो। अभी फिर क्वेश्चन हम लोग लगवाएंगे कि कहाँ पे आई के साथ विल लगाना है और कहाँ पे शैल लगाना है। पहले बताओ फर्स्ट स्टेप क्लियर है आप लोग का? बस अब लिखोगे यूज नंबर, ये तो 1 हो गया ना, यूज नंबर क्या लिखोगे 1, और यूज नंबर यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यूज नंबर फिर 2 लिखो। ठीक है, यूज नंबर 2 में लिखना इट इज़ यूज्ड विद, शैल के बारे में बता रहा हूँ, इट इज़ यूज्ड विद, चल लिख क्या रहा हूँ ऐसे लिख लो, इट इज़ यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, it is used with second and third person, it is used with second and third person to show determination, to show determination, दृढ़ता जिसको आप कहोगे, जिद, इंसान जिसमें जिद्दी पड़ कर देता, करना है तो करना है, वो वाली होती बात डिटर्मिनेशन। या प्रॉमिस, प्रॉमिस थ्रेटन, थ्रेटन मतलब क्या समझोगे धमकी, प्रॉमिस थ्रेटन। या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, होगा तो होगा, ठीक है ना, अनुमान जो बहुत क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। प्रॉमिस मतलब क्या समझोगे वचन, ठीक है ना, थ्रेटन का मतलब क्या समझोगे धमकी, और स्ट्रॉन्ग मतलब क्या समझोगे कड़ी, प्रेडिक्शन मतलब क्या हो कड़ी अनुमान, ठीक है ना, होगा तो होगा, ऐसा वाली बात को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ यूज विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, इसका यूज़ किसके साथ करोगे शैल का, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन कब, जब सेंटेंस में क्या दिखाएगा डिटर्मिनेशन, या फिर क्या दिखाएगा प्रॉमिस, या फिर क्या दिखाएगा थ्रेटन, या फिर क्या दिखाएगा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ता, जिसमें आप जिद बना बढ़ जाए कि करना है तो करना है, ये है तो वो है, पाना है तो पाना। प्रॉमिस मतलब होता है वचन, किसी को आपने वादा कर दिया कि करना ही तो करना है, वो वाली बातें, उसको आप क्या कहोगे प्रॉमिस। थ्रेटन मतलब क्या समझोगे धमकी, और स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन मतलब क्या समझोगे कड़ी अनुमान को लगाने के लिए क्या लगाते हो, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ आप किसका यूज़ करोगे शैल का, फ्यूचर को दिखाने के लिए। जैसे एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, आपने देखोगे भारत का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ो, संविधान पढ़ो, तो देयर शैल बी लिखता है, पहले ही आप स्टार्ट करोगे पार्ट 1 तो देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट लिखता है। क्या ऐसा देखा है, देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा देखा है, हाँ, अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत शैल बी या इंडिया शैल बी क्या होगा अ यूनियन ऑफ स्टेट होता है। स्टेट का मतलब क्या समझेगा, भारत किसका है, यूनियन होगा, यूनियन मतलब क्या समझोगे संघ होगा, किसका, राज्य का संघ होगा, मतलब राज्य कभी टूट नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दे रहा, दम होगा तो होगा, इसको बिखराव नहीं ला सकते। समझ पा रहे, एक बार अगर भारत से कोई देश भी जुड़ जाता है तो अलग नहीं हो सकता अपने मर्जी से। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, वो वाली बातें होती है। तो बताओ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, डिटर्मिनेशन को दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे। क्या यहाँ पे विल लगाना सही होगा, नहीं, तो फिर अगर विल लगाएंगे तो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के साथ उल्टा होगा, जनरल सेंस दिखा देगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो वाली बातें चलेगी। तो बताओ शैल का यूज़ कहाँ पे करोगे, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस या थ्रेटन या स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन के साथ जाएंगे तब वहाँ पे देखोगे कॉन्स्टिट्यूशंस का भी पढ़ना, वहाँ पे दिखाई देगा आपको देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। अपने पार्ट 1 जाके पढ़ो, फिर भाग 2 पढ़ो, भाग 3 पढ़ो, फिर वहाँ पे आर्टिकल पढ़ना, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 पढ़े हो ऐसा। शायद आप जाके पॉलिटी पढ़ना तो उसमें दिखाई देगा, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो उसमें होगा। तो मुझे उम्मीद है, पहले एक सेंटेंस लिखो देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, या इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया लिख सकते हो देयर की जगह, या देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या समझोगे, राज्यों का समूह होगा भारत, देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, या भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया लिख सकते हो, इंडिया या भारत, दोनों में से एक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में भारत इंडिया का आ गया, ठीक है ना, इंडिया दैट इज़ भारत, ऐसे करके लिखा गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो
चलो लिखो, वह इस काम को पक्का करेगा, करेगा ही करेगा, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? वह इस काम को पक्का करेगा, वह इस काम को पक्का करेगा, वह इस काम को पक्का करेगा, वह इस काम को पक्का करेगा। क्या लगाओगे? हाँ, ही शैल डू दिस वर्क। अगर आप विल लगा रहे तो गलत नहीं होगा, उसमें क्या होगा, जनरल सेंटेंस आ गया, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, कोई मतलब प्रॉमिस की बातें नहीं होगी उसमें। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे कोई गुस्सा में हो तो लिखो, तुम उसे जान से मार दोगे, तुम उसे जान से मार दोगे। मारने का कहीं कहीं तरीका होता है ना। चलो, तुम इसे जान से मार दोगे, तुम उसे जान से मार दोगे, क्या बनाओगे? यू शैल लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर विल लगाओगे तो गलत नहीं होगा, इसका मतलब होगा धमकी की बातें नहीं होगी, ना आप प्रेडिक्शन लगा रहे ना डिटर्मिनेशन है, जनरल सेंस चला जाता। मार भी सकते हो नहीं भी मार सकते हो, वो मारेगा भी नहीं मारेगा, ये बात है। अगर शैल लगा दिया, यू शैल, उसके बाद क्या लगा दें? किल हिम, वह उसे जान से मार देगा। इसका मतलब 100% कन्फर्म है कि आप जाने वाला हो। समझ में आ रहा है? ये बातें ध्यान रखना। चलो, तो डिटर्मिनेशन की बात हो गई, प्रेडिक्शन की बात हो गई, प्रॉमिस, थ्रेटन का आगे। चलो आगे एक सेंटेंस और लो। सब जान से मारने में किल ही होगा। हाँ, किल ही आता। चलिए, जान से मारना है, वर्ड ही किला या जान से मारने के लिए? और कोई वर्ड ही नहीं बना? नहीं, मारने के लिए तो जनरल आता है, मारना बीट होता है। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस लिखिए। वह आपसे कल पक्का मिलेगा, वह आपसे कल पक्का मिलेगा, वह आपसे कल पक्का मिलेगा, वह आपसे कल पक्का मिलेगा। आपने ही विल लगा दिया तो इसका मतलब यह समझे कि काट देंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर शैल लगा दोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेडिक्शन हाई हो जाएगा, और इसका प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। बस यही फ़र्क है, विल भी सही है, शैल भी सही। तो ही शैल अगर लगा दे इसका मतलब हाई फाई क्या हो गया? प्रेडिक्शन। अब क्या लगाओगे? ही विल या शैल लगा सकते हो, ही शैल लगाओगे, है ना। वह आपसे पक्का मिलेगा ना, तो आप विल को इग्नोर ही करके चलो। ही शैल मीट यू, है ना, ही शैल मीट यू टुमारो, ये बनेगा बेहतर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, हो गया। यूज नंबर 3 लिखिए। यूज नंबर 3 लिखिए। It is used, it is used, it is used to take permission or give permission. It is used, it is used to take और गिव परमिशन विथ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ ही लगाना है, विथ फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ परमिशन लेने या देने के लिए भी किसका यूज़ करते हो आप? शैल का यूज़ करते हो। एक सेंटेंस लिखो, और वो सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव में होता है ना। लिखो, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी, और प्यारा आवाज़ होता है तो तुरंत हाँ कह देता है, यस प्लीज़ हेल्प मी, है ना। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? क्या मैं आपकी मदद करूं? क्या बनाओगे? मालूम चला ना, क्या बनाओगे? शैल लगाना। क्या विल लगाओगे? यहाँ पे मत लगाना, क्योंकि आप किसका यूज़ कर रहे हो? किसी से परमिशन ले रहे। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? है ना, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, बैठे बैठे आप बोलते हैं ना चलो चलते हैं, है ना, तो यहाँ पे ऐसे शैल वी मतलब क्या समझना? क्या हम चलें? शैल वी, क्या हम लोग चले? अब शैल वी गो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो, अब आपको एक क्वेश्चन टैग पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर है जिसमें देखोगे
आपको लेटेस्ट वाले केस में शैल बी का यूज़ होता है, ठीक है ना, लेटेस्ट वाले केस में। चलो चलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, चलो उससे बात करते हैं ना, है ना, तो वो वाला बात होता है लेट्स, है ना, लेट्स टॉक, इसका मतलब क्या होगा, चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक टू हिम, चलो उससे बात करते हैं। यहाँ पे फिर क्या लगाओगे, शैल भी लगाना पड़ता है। तो शैल का यूज़ किस में करते हो आप, किस में करोगे बताओ आप, जब क्या पढ़ाओगे, क्वेश्चन टैग पढ़ोगे तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग में भी, क्वेश्चन टैग में भी याद रखना, ठीक है। लेट्स टॉक टू हिम शैल बी, लेट्स का यूज़ जहाँ होगा हमेशा किसके साथ जाओगे, वी के हमेशा क्या लगाओगे, शैल लगाना, विल का यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो एक और केस लिखिए, यूज़ नंबर कितना भी आगे लिख लेना, लिखो। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आई फिल इन द ब्लैंक्स। आई शैल ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू, बी ग्रेटफुल लिखना क्योंकि वर्ब की ज़रूरत है, ग्रेटफुल टू यू। देखो सुनो, सेंटेंस में कभी भी ग्रेटफुल आए, हाँ, अगर सेंटेंस में कभी भी ग्रेटफुल आए, क्या दिक्कत है बोलो, ओ नो, कभी भी सेंटेंस में ग्रेटफुल आए, ऑब्लिज्ड आ जाए, ठीक है ना, ऑब्लिज मतलब होना है एहसानमंद होना, या फिर क्या समझोगे, ग्रेटफुल मतलब एहसानमंद होना, तो ऑब्लिज आए, ग्रेटफुल आए, या टू बी ग्रेट हो जाए, तो ऐसे केस में हमेशा शैल का यूज़ करना, और कोई कभी भी मॉडल का यूज़ मत कीजिएगा, वो भी खास के आई और वी के साथ। तो मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, ऑप्शन में ले लूँगा विल, और बी में लेता हूँ शैल, शैल, और सी ऑप्शन में लेता हूँ शुड, और डी ऑप्शन में लेता हूँ वुड। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप हमेशा किसका यूज़ करोगे, शैल का यूज़ करना है, इस बातों को लिख लेना। देखो हमेशा आप एप्लीकेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, आई विल ऑलवेज लिखते हो कि आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, हमेशा शैल का यूज़ करते हो वहाँ पे, क्यों, एहसानमंद होने के लिए हमेशा किसका यूज़ करोगे, शैल का यूज़ होना पड़ेगा। क्लियर है, ये बातें मॉडल में आगे बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है इस टाइप से क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है बना लोगे पक्का। अब देखो जैसे हम लोग विल पढ़ेंगे तो अब शैल से रिलेट करके क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ठीक है। तो इस बात को लिख लेना, आई शैल ऑलवेज, फिल इन द ब्लैंक्स में शैल लगाना है, आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, समझ में आया। चलो यूज़ ऑफ विल लिखो, हाँ, यूज़ ऑफ विल लिखो, यूज़ ऑफ विल लिखो, चलो यूज़ ऑफ विल लिखो, ख़त्म हो गया मॉडल, टेंशन ना लो। अब देखो जैसे जैसे हम लोग शैल पढ़े बस उसका अपोजिट विल है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, उसका अपोजिट क्या है, विल है, शैल का अपोजिट विल। चलिए हेडिंग डालिए, यूज़ ऑफ विल में यूज़ नंबर 1, यूज़ ऑफ विल में यूज़ नंबर 1 लिखिए। चलिए देखिए, इट इज़ यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, इट इज़ यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, इट इज़ यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू show general sense of future, to show general sense of future, to show general sense of future, जनरल सेंस ऑफ फ्यूचर। यू विल गो देयर टुमारो, इसका मतलब क्या होगा, तुम वहाँ कल जाओगे, यानी ये जनरल सेंस है, 100% श्योरिटी नहीं है, समझ पा रहे। अगर श्योरिटी आएगा तो हमेशा क्या चलेंगे, उल्टा वाला केस, क्या लगाएंगे, शैल लगा देना। अभी शैल को ऊपर क्या है ना, चलो जैसे मैं कहूँ दे विल बाय दिस बुक, इसका मतलब वे लोग इस किताब को खरीदेंगे।
क्या 100% ट्रू बात है कि हाँ हम खरीद ही लेंगे? नहीं, यानी जनरल सेंस की बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर शैल आ गया तो पक्का ही खरीदेंगे। ठीक है, चलिए आगे यूज नंबर फिर क्या लिखोगे? 2 लिखना, लिखोगे यूज नंबर 2 में विल के। इट इज़ यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन, इट इज़ यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन, इट इज़ यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन टू शो डिटर्मिनेशन, टू शो डिटर्मिनेशन। अब बताओ डिटर्मिनेशन का मतलब बताए थे ना, दृढ़ता, है ना, या स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, कड़ी अनुमान, या फिर बताए थे थ्रेटन। थ्रेटन मतलब क्या समझोगे? धमकी। या तीसरा आपको चौथा ऐसे ही बताए थे जिसका नाम क्या था? प्रॉमिस, वचन, वादा। टू शो डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, थ्रेटन और प्रॉमिस। फर्स्ट पर्सन के साथ अगर विल का यूज़ करोगे तो ये बातें आनी चाहिए, डिटर्मिनेशन आनी चाहिए उसके साथ, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन आनी चाहिए, धमकी की बात आए या प्रॉमिस की बात आए, 100% ट्रू वाले बात होगा ही होगा। समझ पा रहे? जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, इसका मतलब बताओ, टुमारो लिख देता हूँ, मैं वहाँ कल जाऊँगा, और कहा जाए ये बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, लेकिन मीनिंग क्या आ रहा है? 100% एकदम क्या हो, हाई फाई पॉसिबिलिटी आ गया, डिटर्मिनेशन एकदम बहुत हाई है। शैल लगाओगे तो डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा? जनरल हो जाएगा, बाकी मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन आपको है कि सर इससे पहले भी बता दिए थे आई शैल लगा दें, आई शैल गो देयर टुमारो, ठीक है ना, मैं वहाँ कल जाऊँगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन में भरने के लिए चला है तो कि भाई यहाँ पे ऑप्शन ही हटा दूँ, कहूँ कि यहाँ पे ऑप्शन लगा, और वहाँ पे दिया जाए ऑप्शन में ए में लगा दिया जाए विल, दूसरे में लगा दिया जाए शैल, तीसरे में नीड्स और डी ऑप्शन में डेयर्स लगा दें, तो डेयर्स और नीड्स तो हट जाएगा, क्योंकि देखो डेयर्स लगाए हैं सिंगुलर वर्ब और नीड्स मतलब भी सिंगुलर वर्ब, तो हट जाएगा। वर्ब क्या बनेगा? या तो विल या तो शैल। अब ऐसे केस में हमेशा ओल्ड ग्रामर को ही फॉलो किया जाता है। ऐसे सिचुएशन में आई के साथ हमेशा क्या लगाना है? शैल का यूज़ करना बेहतर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बता रहा हूँ, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ, अगर ये पता ना चल रहा आपको कि धमकी की बात है, देखो ये पता चल सकता है कि धमकी की बात है नहीं ना, तो ऐसी सिचुएशन में धमकी, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, प्रेडिक्शन कभी सेंटेंस में दे ही नहीं रहा, और आपको दे रहा है कि बताइए आई के साथ क्या लगाना बेहतर होगा? हमेशा शैल का यूज़ करना। वहाँ पे हमेशा बोर्ड मीटिंग में यही माना जाता है कि शैल का यूज़ करना बेहतर होगा, और कोई पर्सन का यूज़ मतलब और कोई मॉडल का वहाँ पे यूज़, खास के विल का यूज़ नहीं करना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ, उल्टा चलो, अगर मालूम चला यू आई ना होता, सेकंड या थर्ड पर्सन होता, तो शैल का यूज़ ना करके आप विल लगा सकते हो, क्योंकि कभी भी फ्यूचर की भरोसा आप नहीं कर सकते। मालूम चला आप बैंक में जाओ, कहो कि मैं अगले साल करोड़पति हो जाऊँगा, मुझे 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, क्या दे देगा? मुँह ऐठ के भगाएगा, ऐसा अगले साल मालूम चला यहाँ बैंक लुटा गया। होता है कि नहीं होता? इसका क्या भरोसा है? इसीलिए आप जनरल सेंस लेके सब लोग चलते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं। लेकिन पढ़ाई ऐसा किया जाता है, हो सकता मैं पक्का वहाँ जाके रहूँगा चाहे जो हो जाए, तब ऐसे केस में क्या लगाओगे? मैं वहाँ पक्का जाके रहूँगा, विल नहीं लगेगा, शैल कहाँ लगेगा? शैल तो जनरल केस में चला जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ये बातें होती हैं, क्लियर है? चलो अब मैं आपको देता हूँ एक सेंटेंस, मुझे उम्मीद है कि आप भर दोगे। विल लगाना है कि शैल? किल हिम, किल हिम। अब बताओ ये यहाँ पे क्या भरना बेहतर होगा? आप बताइए, विल लगाना कि शैल? तुरंत देखोगे किल हिम, बाप एकदम, है ना। तो ऐसे केस में क्या लगाना? किल मतलब धमकी की बात आएगी, तो हमेशा क्या लगाओगे? विल का यूज़ करना सही होगा। अब देखो क्वेश्चन इसी को बना देता और कहा था शैल या विल, तो आप हमेशा किसके साथ जाते? विल के साथ। जहाँ ये मीनिंग आ गया ना ये सब, तो उल्टा चल दीजिएगा। समझ पा रहे? और पता नहीं चल रहा है कि जनरल सेंस है या स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है, ये है, पता नहीं चल रही सब में से, तो आप हमेशा आई के साथ, हमेशा वी के साथ क्या लगाना है? शैल लगाना। मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर हो गई हो, कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा। अब हमें यूज़ नंबर 3 लिख के आप डैश दीजिए। यूज़ नंबर 3, यूज़ नंबर 3 लिखो। इट इज़ यूज्ड, ये एग्जाम्पल लिख लेना ये वाला, आई विल किल हिम वाला लिख लिया। चलिए लिखो, इट इज़ यूज्ड विद सेकंड और थर्ड पर्सन टू शो रिक्वेस्ट। इट इज़ यूज्ड विद
सेकंड एंड थर्ड पर्सन, इट इज़ यूज्ड विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन, इट इज़ यूज्ड विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन, इट इज़ यूज्ड विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू शो रिक्वेस्ट और गिव एंड टेक परमिशन, गिव एंड टेक मतलब गिव मतलब क्या होता है देना, या टेक मतलब लेना, परमिशन लेने या देने के लिए भी करते हैं। चलिए एक सेंटेंस लिखो, क्या आप मेरी मदद करेंगे, 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 क्या बनाओगे, विल यू हेल्प मी लगाओगे, क्या शैल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं, हमेशा क्या लगाओ, विल यू हेल्प मी। एक सेंटेंस और लिखें, क्या वह मेरी मदद करेगा, 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 क्या बनाओगे, विल ही हेल्प मी, विल ही हेल्प मी, विल ही हेल्प मी। हो गया, यूज नंबर 3 भी क्लियर है। लास्ट नंबर लिखो, यूज नंबर 4, यूज नंबर 4, यूज नंबर 4 में लिखो, इट इज़ यूज्ड एज अ नॉन। ये तो नया है, चलो नॉन की तरह भी विल का यूज़ आप कर सकते हो, विल WILL, इट इज़ यूज्ड एज अ नॉन, नॉन की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है, संज्ञा की तरह। इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड एज अ नॉन, इसका मतलब किसकी तरह यूज़ करोगे बताओ, नॉन की तरह। नॉन मतलब समझ रहे हो ना, संज्ञा की तरह करोगे। अच्छा एक बात बताओ, आपको बहुत पहले बताए थे योर, बताओ पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं है, और जब भी एडजेक्टिव पॉजेसिव आता है तो हमेशा नॉन खोजता है ना। मैं कहूँ आपका, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपका इरादा, जिसको आप मशवरा कहते हो, इरादा ठीक है या ठीक नहीं है, जो भी है आप सेंटेंस के अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आपका इरादा ठीक है, तो यहाँ इरादा या ओपिनियन आप कह सकते हो, मशवरा जिसको आप कहते हो ओपिनियन, और ओपिनियन का आप सिमिलर वर्ड कभी कभी खोजते हो तो विल बराबर होता है, जिसको आप डिज़ायर कहते हो। डिज़ायर मतलब क्या समझोगे, इच्छा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्लियर है। अब देखो मैं कहूँ आपका इरादा ठीक है, आपका ओपिनियन ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो, इनको क्या लगाओगे, योर विल इज़ गुड, योर विल इज़ गुड। अब यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस विल आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव तो है, क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या होगा, नॉन का केस है, और यहाँ पे विल और शैल का मतलब वो मॉडल में समझना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी वर्ब आ चुका है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव के बाद नॉन का ही केस है, और कोई वर्ड है ही नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, यहाँ पे हो सकता है आप विल ना लगाओ, आप अपने हिसाब से ओपिनियन लगा लो, डिज़ायर लगा लो, सही है। समझे कि नहीं समझे। मैं कहूँ उसका इरादा ठीक नहीं, तो आप क्या लगाओगे, उसका इरादा, तो हिज विल लगाओगे, या हिज ओपिनियन कह सकते हो, ठीक है ना। हिज विल, हिज विल मतलब क्या समझोगे, उसका इरादा, हिज विल इज़ नॉट गुड, उसका इरादा ठीक नहीं है। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे बताओ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हो, नॉन का केस होता है, तो ये क्या है, नॉन है ना नॉन। और देखो यहाँ पे वर्ब आया, जनरल सेंटेंस। क्लियर, जो उम्मीद है ये बातें भी क्लियर हो गई हो, कोई डाउट तो नहीं है पक्का। विल का यूज़ ओपिनियन, ओपिनियन मतलब राय मशवरा के लिए भी करते है ना। यहाँ पे आपका मॉडल ख़त्म होता है। अब 2-3 यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लो। ये तो क्वेश्चन उस पर बहुत कम बनता है, आप याद रखना है। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आए तो विल का यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन आए तो शैल का। लेकिन जनरल सेंटेंस बने तब, अगर मान लो थ्रेटन आए, धमकी की बात आ जाए, प्रॉमिस की बात आए, तो हमेशा किसका यूज़ करोगे, उल्टा चल देना, वी के साथ विल लगा देना, और यू हो सकता है दे आ जाए, या थर्ड पर्सन को भी हो, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, हमेशा क्या लगाना है, शैल का यूज़। देखो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस का भी पढ़ना, संविधान को तो वहाँ पे लिखता है ना, शैल क्यों लगाता है वो, विल क्यों नहीं लगाया। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है ये बातें से क्लियर। अब बताओ आप इसका विल का यूज़ किसके लिए भी करते हैं, हाँ रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन किसके साथ, हाँ सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ। और विल का यूज़ एज अ नॉन भी होता है, ठीक है। मुझे बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हम लोग अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक से क्या पढ़ोगे आप, वॉइस का सेंस पढ़ेंगे, और भी हम लोग दोनों चीज़ को कवर कर लेंगे। किस चीज़ को, रिटन बेस भी, स्पीकिंग बेस भी, और प्लस जो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करके पूछता है वो भी, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।
लेकिन अभी नहीं जाना, वो पूछताछ हो जाता, पूरा क्लियर कर लेते उसके बाद, ठीक है ना। देख लेता हूँ आप कितना किए हैं क्या है, ठीक है। चलो।